हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार द पढ़ाकू बुआ यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने आज से हिस्ट्री के बुक से सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि हिस्ट्री टाइम टू टाइम खत्म हो जाती है, तो मैं फिर कोशिश करूँगा अगले चैप्टर को भी खत्म करने की और उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की। फिर साथ में जैसे ही हमारे टॉपिक्स चैप्टर्स क्लियर होंगे, मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है, आज हमारा चैप्टर है इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़ते हैं, पहले इसका परिचय जान लेते हैं। क्या है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है और यह एक ऐसी भावना है यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। क्या है, फिर से देख लेंगे कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु परंतु 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। एक ध्यान रखेंगे कि क्या कर राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से क्या हुआ, तो पुनर्जागरण के काल से हुआ हो चुका था, परंतु इसकी भावना लोगों में फ्रांस की क्रांति, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति, आपको याद होगा, लुई 14वां, आपको याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। लुई लुई 14वां और लुई 16वां, आपको ये चीज आपको अच्छे से याद होगी, लुई 14वां और लुई 16वां के बारे में। वही फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। फिर बात करें आगे, तो क्या कर रही है कि आगे बढ़ते हैं। क्या कर रही 19वीं शताब्दी में, कहाँ गया ये, 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई और इसके कारण भी यथेष्ट थे। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में प्रांत की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। और यूरोप के कहाँ गया, तो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसके वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। कब हुई, तो तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। जिनका उद्देश्य क्या था, तो यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि वियना कांग्रेस की क्या कर रही है, तो यूरोप आफ्टर द वियना कांग्रेस ऑफ वियना 1815, देख सकते हैं आप यूरोप कैसी दिख रही थी वियना कांग्रेस के बाद। ये है ऑस्ट्रिया एम्पायर, ठीक। अब देख सकते हैं
चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। परंतु परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक यानी राजनेता इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां क्या है, तो जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। और सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। का क्या है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप अच्छे तरीके से इस चीज को आप याद रखेंगे क्या, कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। और जो क्या है, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, जो मेटरनिक कैसा व्यक्ति था, तो मेटरनिक कैसा, तो घोर प्रतिक्रियावादी था। और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना और स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया। आपको पता है कि यूरोप को नेपोलियन ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। आप देख सकते हैं नेपोलियन की पिक्चर को, यही है नेपोलियन बोनापार्ट, यही है नेपोलियन बोनापार्ट। आप देख सकते हैं नेपोलियन की पिक्चर को। चलिए हम कहाँ थे, तो हम थे, चलिए तो यहाँ यहाँ से हम देखते हैं क्या है, तो जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्या है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। आपको पता है कि गणतंत्र और प्रजातंत्र, क्या गणतंत्र और प्रजातंत्र ये कब, तो फ्रांस की क्रांति के समय आई थी, है ना। तो क्या है, हाँ हम यहाँ थे, तो उसका भी गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, मेटरनिक व्यवस्था की। आप देख सकते हैं मेटरनिक को, है ना, मेटरनिक यही है। चलिए तो कहाँ है हम, तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुई। क्या हुई, तो अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुई, जैसे वियना सम्मेलन हुई, और वियना सम्मेलन 1815 कितना, तो वियना सम्मेलन 1815, तो वियना सम्मेलन 1815 कहाँ गई, तो हाँ, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। और सिसिली और नेपल्स, कौन कौन, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। और रोम और उसके आसपास के राज्य क्या क्या हो गए, तो पोप सौंप दिए गए। और लोम्बार्डी लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा मोडेना और टरकनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी ने 39 रियासतों का संघ कायम क्या हुआ, तो जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। और मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। क्या हुई, यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई, है ना। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ
जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। और जल्द ही क्या हो गई, तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी। क्या होने लगी, तो राष्ट्रीयता की भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी और क्या हुई, लोग जागृत होने लगे। और इससे क्या हुई, पूरी की पूरी यूरोप प्रभावित हुई। कौन, तो पूरा का पूरा यूरोप इससे प्रभावित हुई, है ना। चलिए देखते हैं आगे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया। इसे बुर्बो वंश, और आपको पता है कि ये जो लुई 14वां थे या लुई 16वां थे, ये सभी के सभी किस वंश के थे, तो आपको अच्छे से याद होगा, ये सभी कौन से वंश के थे, बुर्बो वंश के थे। आप क्लास 9th में इन चीजों को पढ़ चुके होंगे। क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, फ्रांस की क्रांति करके एक चैप्टर होगी, इन उन्हीं चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे इन चीजों को। तो क्या है, तो हम बात करते हैं क्या, कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां, ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना और उसने फ्रांस की बदली बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता का पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। और उसने, यानी उन लोगों ने मेटरनी की तरह या फिर नेपोलियन की तरह वहां अत्याचार नहीं किया, या फिर वहां उन्हें पुरातन व्यवस्था उन्होंने थोपने का काम नहीं किया। प्रयास नहीं किया। और उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यानी वो अपने बुजुर्गों की तरह, अपने पूर्व के राजाओं की तरह नहीं किया, तो प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी, याद रखेंगे इससे अच्छे तरीके से, 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। और चार्ल्स दसम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक, याद रखेंगे इन चीजों को। आगे जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इन चीजों को आपको दोबारा देखना पड़ेगा और आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो अच्छे से पढ़ते चलेंगे ताकि इन चीजों को आपको दोबारा देखना ना पड़े और अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक, और यदि मुझसे कुछ गलतियां भी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करेंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होता तो और अच्छा होता। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं जुलाई की क्रांति। चार्ल्स दसम, जुलाई की क्रांति को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं आज। क्या है, तो चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था, तो चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा, निरंकुश, मतलब जिसपे किसी का कंट्रोल न हो, अनकंट्रोल। ऐसा था तो अनकंट्रोल्ड था, है ना, इस पे किसी की कंट्रोल नहीं थी। तो चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश, इस पे किसी की अंकुश नहीं थी, है ना। एक क्या थे, तो ये निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। क्या किया, दबाने का कार्य किया। और उसने क्या है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। और उसने उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो भी क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, पोलिगनेक को। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो भी कैसे व्यक्ति थे, वो भी एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, है ना। बनाया गया। और पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। कैसी वर्ग की, तो नागरिक संहिता के स्थान पर
नागरिक संहिता के स्थान में शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया और उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। कैसा समझा? तो उसके इस कदम को उदारवादियों ने एक प्रतिक्रियावादी थे और उदारवादियों ने इससे क्या समझा? उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि सदन में एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी वो जो प्रधानमंत्री थे उनके प्रति उन लोगों ने असंतोष पैदा किया या असंतोष प्रकट किया। और चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया और इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की क्या हुई? तो लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को कब? तो 28 जून 1830 ईस्वी में से गृह युद्ध आरंभ हो गया। यानी मतलब वहीं फ्रांस में ही क्या हुई? वहीं के लोगों ने गृह युद्ध छेड़ दी और कहा गया तो गृह युद्ध आरंभ हो गया और इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति कही जाती है। इससे ही क्या कही जाती है? तो 1830 की क्रांति यानी जुलाई 1830 की क्रांति कब से? तो 28 जून 1830 ईस्वी से क्या हो गई? 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध शुरू हो गई और इसे ही क्या कही जाती है? जुलाई क्रांति। इसे ही क्या कही जाती है? रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई यानी जुलाई क्रांति, है ना? इससे ही जुलाई क्रांति कही जाती है इतिहास में। ठीक, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। तो क्या है? कहा गया परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। कहाँ चला गया? वो इंग्लैंड भाग गया वहां से, है ना? फ्रांस की गद्दी को छोड़ के क्या हुआ? तो चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग दिए और इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। क्या हो गया? फ्रांस में क्या हो गया? बूर्बो वंश का पतन हो गया। समझे? चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस क्या है? कौन से वंश? तो ध्यान रखेंगे, बूर्बो वंश गया और कौन सा वंश आया बूर्बो वंश के जगह पे? बूर्बो वंश का पतन हुआ और आया कौन सा वंश? आर्लेयंस वंश आया। ठीक, याद रखेंगे इस चीज को अच्छे से आप। तो क्या है? तो बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई और इस वंश के शासक लुई फिलिप ने, कौन थे इस वंश के शासक? तो आर्लियंस वंश के शासक कौन है? तो लुई फिलिप। कौन है? लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रहे, है ना? और अब हम देखते हैं आगे कौन सी क्रांति है। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव देख लेते हैं। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था और वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी और इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया और इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ और उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव
राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण क्या है, कारण आंदोलन उठ खड़े हुए और आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति। क्यों? क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और इसी कारण बच्चे पूरे वीडियो देख नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ को पार्ट बाय पार्ट लाऊँगा। पार्ट बाय पार्ट में वीडियोज़ को लाऊँगा ताकि वीडियो छोटी रहे, तो यदि आपको समझ में नहीं आए, तो उस वीडियो को आप बार-बार देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन यदि वीडियो लंबी होती है तो बच्चे देखना नहीं चाहते हैं और इसी कारण से बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक, तो आगे की पढ़ाई और आगे की बात हम सन 1848 ईस्वी की क्रांति को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही आपका सपोर्ट बना रहा, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप लोगों के लिए भी और टीचर की तरह, जैसे कि आप लोग और टीचर्स को फ़ॉलो करते होंगे, देखते होंगे कि वो लोग भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते ही ये कर है ना? उसी तरीके से मैं भी एक दिन ज़रूर करूँगा, लेकिन आपकी सपोर्ट होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।